Assalamu alaikum to everyone. My name is Ijaz Hidayat. I'm the lead Perfusion Education and ECMO specialist at Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar. Today, we're going to talk about the physiological principles of the ECMO in a critical care. So today, we'll try to use bilingual, like sometime Urdu ki zuban or kuch इसमें English के words. So it will make a more attractive session. So let's start the session today. And I'll start my session. I don't have any conflict of interest. This presentation is totally based for sharing the knowledge. और मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के की मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आज आपके सामने आज इतने ही एक अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग टॉपिक को शेयर कर सकूं और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर चंदा एंड देयर टीम मेंबर्स पीरी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ग्रुप सो ये मेरा फर्स्ट था कि मैं जरूर इनका थैंक यू करता ताकि प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले आई विल रिमेंबर द पीपल हु इनवाइटेड मी सो Today's objective of my presentation is to discuss the history of the ECMO. तो आज हम ECMO की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे ECMO है क्या we're going to explain ECMO is what is ECMO and how it work आज के ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है कि हम कोशिश करेंगे समझने के सीखने के लिए एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन के सर्किट क्या होता है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं फ्लो डायनामिक क्या है प्रेशर्स क्या हैं गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन क्या है we'll try to understand about the type of the cannulations. We're going to describe the type of the ECMO, or last but not least, we're going to discuss something about the safety devices. So, first, what is ECMO or ECLS? So, ECLS is extracorporeal life support in which we can use like a or machines and or different mechanical devices which is going to help to support to the heart and the lung in case of in a critical situation. But in extracorporeal membrane oxygenation, extracorporeal means outside the यानी कि जिस्म से बाहर outside the body यानी कि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो जिस्म से बाहर नॉर्मली आपकी फिजियोलॉजी जिस्म के अंदर है मेम्ब्रेन एक आर्टिफिशियल मसनूई लंग है फेफड़े हैं जिसका हम मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए उसके लंग्स का और हार्ट का जो फंक्शन को रिप्लेस करेंगे एंड ऑक्सीजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड तो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने के अमल को ऑक्सीजनेशन कहते हैं तो दिस टोटल जो छोटा सा वर्ड है ECMO ECMO स्टैंड फॉर extracorporeal membrane oxygenation means the oxygenation of the blood is happening outside the body. Before it was happening inside the body. So what is the role of ECMO? ECMO is treatment that use a man-made heart and lung to support the body when the person's own organ are too sick and too sick to do the job. तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इंसान के जो हाथ का इंसान का बना हुआ हार्ट और लंग है उसको ECMO कहते हैं जो कि जब आपके अपने जो वाइटल ऑर्गन्स है वो काम नहीं कर पा रहे होते तो उसके फंक्शन को टाइम बिंग रिप्लेस किया जाता है इट कैन बी कपल ऑफ डेज कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ वीक्स तो इस सारे प्रोसीजर का नाम जो है इसे कहते हैं ECMO और जो सबसे बड़ी बात है ECMO करता क्या है कि एक्चुअली ECMO बाय द टाइम अंटिल द योर नेटिव आपका अपना जो हार्ट और लंग है वो जब तक काम करना नहीं शुरू करता जब तक हम ECMO का इस्तेमाल करते हैं और ECMO कैन बी द ब्रिज टू ट्रांसप्लांट एंड ECMO कैन बी द ब्रिज टू डेस्टिनेशन भी हो सकता है ECMO के कंपोनेंट्स से मैं जल्दी इसलिए करूंगा मेरे पास ओनली 15 मिनट्स है तो ECMO कंपोनेंट्स में आपके पास सबसे पहले मेम्ब्रेन जो मैंने पहले बोला आर्टिफिशियल लंग है उसके बाद हमारे पर एयर मिक्सर ब्लेंडर है जो वेंटिलेटर का काम करता है जो जिसमें FDO2 का इस्तेमाल स्वीप गैस होती है जो कि ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन परफॉर्म करता है देन वी हैव द कंसोल कॉल्ड द लाइक ECMO कंसोल्स और उसके ऊपर साथ एक पंप होता है जो कि और इसके साथ साथ हमें मरीज को कैनुला डालना पड़ता है ताकि हम जो इंटरनल सर्कुलेशन है उसको हम एड ऑन करें विद द एक्सटर्नल सर्कुलेशन को उसके साथ मर्ज करें तो उसके लिए हमें दो पाइप चाहिए होते हैं एक पाइप का नाम है एक्सेस कैनुला और दूसरे का नाम होता है रिटर्न कैनुला और इन बिटवीन आपको ट्यूब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो वॉल्यूम ब्लड है उसको हम सक करें और मशीन जो उसको सक करेगी पंप हेड उसको सक करेगा वो एयर मिक्सर ब्लेंडर के साथ ऑक्सीजनेशन
वेंटिलेशन का काम परफॉर्म करेगा, फिर उस एयर मिक्सर ब्लेंडर से होता हुआ और मेम्ब्रेन से होता हुआ मरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये देखें ब्लू ब्लड आया, इसके अंदर होता हुआ ऑक्सीजनेटर से गया, ऑक्सीजनेटर से होता हुआ वी रिटर्न बैक टू द पेशेंट, और ये छोटे से अमल को कहते हैं एको। पंप का इसमें इस्तेमाल होता है जो मैंने पहले बोला है। तो पंप क्या करता है, एक्चुअली पंप इज रिप्लेसिंग द फंक्शन ऑफ द हार्ट। और हार्ट का फंक्शन वो कैसे रिप्लेस करता है, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, तो यानी पुश करना, ब्लड को लेना, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना विद एक स्पेसिफिक कार्डियक आउटपुट के साथ, कार्डियक इंडेक्स के साथ। तो वही काम हमारा जो एक आर्टिफिशियल पंप है वो करते हैं। और पंप हमारे पास दो टाइप के हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ द रोलर पंप, वन इज द रोलर पंप एंड अदर वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है प्री लोड और आफ्टर लोड डिपेंडेंट होता है। जो रोलर पंप है वो शॉर्ट टर्म बाईपास के लिए हम यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमें लॉन्ग टर्म बाईपास के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें लेस हिमोलिसिस होता है, प्री लोड आफ्टर लोड डिपेंडेंट होता है, लेस चांस ऑफ रैप्चरिंग ऑफ द ट्यूब्स होता है, और ये लॉन्ग टर्म बाईपास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक्मो मेम्ब्रेन जो मैंने पहले बोला है, दिस इज एक्मो ऑक्सीजनेटर विच इज गोइंग टू वर्क एज अ वेंटिलेटर। और ये यहाँ पे जो आपकी जो गैसेस की डिफ्यूजन होती है, जिसमें से हम ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई कर रहे होते हैं और ब्लड में से CO2 को रिमूव कर रहे होते हैं। तो दिस प्रोसेस, ये जो मटेरियल इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटर। और ये ऑक्सीजनेटर का जो है खासतौर पर माइक्रो पोरस हाइलो फाइबर का बना हुआ होता है, और इसकी जो मटेरियल है उसे पॉलीमिथाइल पेंटिन के नाम से जाना जाता है। पॉलीमिथाइल पेंटिन ऐसे एक आपके पास मटेरियल जो कि लॉन्ग टर्म बाईपास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये एक धात है। और उसके बाद कोटेड सरफेस है इसके अंदर और ये हमें जो हेल्प, जो PMP जो पॉलीमेथाइल पेंटिन है, ये हमें हेल्प करता है प्रिवेंट द प्लाज्मा लीकेजेस। इसकी मेक ऐसी होती है, इसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई होती है कि इसमें प्लाज्मा लीकेजेस के चांस कम है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म ऑक्सीजनेटर के। और इसमें रिड्यूस कोगुलेशन एक्टिवेशन होती है। और ये जो मेथड है, इससे डायरेक्ट जो होते हैं ब्लड का इंटरेक्ट नहीं होता गैस और ब्लड का, और जिससे लेस चांस ऑफ एयर एम्बोलिज्म्स होते हैं। So now I'll show you here the current counter action of the blood and the oxygen. तो आप देखें जो अगर ऑक्सीजनेटर का जो ऊपर वाला एरिया आप जो रेड आप देख रहे हैं, इट इज लाइक CO ब्लड जो है ना है CO2 लेके आ रहा है, और इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपकी गैस फ्लो इंटर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस, इन बिटवीन मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है ना उसका अमल होता है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे ब्लड के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, ब्लड के अंदर CO2 का हायर कंसंट्रेशन ब्लू ब्लड है, तो वो CO2 को पुश करेगा गैस की तरफ। और और जो जो गैस है वो हायर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेके जाएगी, वो पुश करेगी लोअर कंसंट्रेशन ब्लड की तरफ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन टेक प्लेस करती है, और आपकी जो इसकी लाइफ और पॉलीमेथाइल पेंटिन मेम्ब्रेन के इट इज अबाउट 29 to 30 days एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। और ये हेपरिन कोटेड हुआ था। ये ना जो आपके पास जो पॉलीविनाइल ट्यूब्स का इस्तेमाल हम करते हैं एक्मो सर्किट के अंदर, जिसमें ये बाइलोन कोटेड होती हैं, जिसमें हेपरिन का इस्तेमाल है। इसकी इंक्रीज एज द फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द बायोकम्पैटिबिलिटी ऑफ द एक्मो सर्किट, जो आपकी बायोकम्पैटिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं, और इसका लाइफ स्पान जो है 30 days का है। Then we are using two type of the canal, access canal and the return canal. Access canal usually we are using for getting a blood from the body, and return canal is we are pushing back blood to the body. So we are no using the term here is access and the return. We are not using the term like a venous and arterial, because this ECMO can be the VV ECMO and it can be the V ECMO. It can be used for to support to the respiratory, or it can be used to support for the heart. So this is the reason we use the word return and access. तो access canal usually आपका लंबा पाइप होता है, मल्टी स्टेज होता है। इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, और इसकी जो पोजीशनिंग है वो हेपेटिक IVC के करीब विद इन हम इसको ताकि फीमोरल से लेके जाते हैं, ताकि जितना भी ब्लू ब्लड है उसको हम सक करें इनटू द ऑक्सीजन विद द काइनेटिक फोर्स। और ये यूजुअली इसका जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर वायरिन फोर्स होता है ताकि उसकी में किंकिंग ना हो, और वो किंक होने से उसकी कोई रिटर्न में मसला ना हो, एक्सेस में मसला ना हो। और इसकी थिन वॉल होती है ताकि ब्लड जो है ना उसमें डिस्ट्रक्शन कम हो, उसमें शेयर्ड कम हो। Return cannula usually we are keeping like we are using the FEM, so we are using the long term long size cannula 50 centimeters. इसके होल्स टिप पे होते हैं,
और वी आर कीपिंग अबव देन 8 to 10 cm अबव देन योर एक्सेस कैनुला, और उसके इसको इसलिए जस्ट मिनट। दोषी यार तो सारा प्रोग्राम खराब, क्यों आहिस्ता बोल। सो रिटर्न करना 50 सेंटीमीटर लेंथ है, एंड इनकी पोजीशनिंग ये होती है कि आपका ये दोनों फिमोरल से अंदर जाते हैं, ये फिमोरल वेन के अंदर होने हैं और अंदर जाके आईवीसी में जाएंगे। आईवीसी में राइट हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन के पास आईवीसी के पास अपना एक्सेस कैनल है। और रिटर्न करना शुड बी 8 to 10 सेंटीमीटर अबव होगा, ताकि वो जो ब्लड ब्लू ब्लड है वो लेके ऑक्सीजनेट कर, और ऑक्सीजनेट ब्लड हम राइट एट्रियम में डालते हैं ताकि वो फिर आगे लंग्स, लंग्स से फिर पूरी बॉडी को जाएंगे। सो द पोजिशनिंग ऑफ दिस इज बहुत वेरी कंपल्सरी, अगर इसकी मिक्सिंग होगी तो फिर आप मरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमोरल कैनुलेशन, ताकि रीसर्कुलेशन के चांस कम हो। देन एक्मो सर्किट फ्लो एंड द प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पे। एक्सेस लाइन में एक प्रेशर होता है और रिटर्न लाइन में प्रेशर होता है, प्री मेम्ब्रेन में प्रेशर होता है, पोस्ट मेम्ब्रेन में प्रेशर होता है। अब वो देखना कितना होता है, ये देखें ब्लू ब्लड जब आया ऑक्सीजनेटर में गया और ऑक्सीजनेटर से वापस मरीज को जा रहा है। मरीज जब पंप से होता है ऑक्सीजनेटर, ऑक्सीजनेटर से होता है मरीज को, और देख रहे हैं आप कलर डिफरेंस, आप यहाँ देखें। पहला जो प्रेशर हम नोट करते हैं वो या ब्लू ब्लड का है, जो एक्सेस प्रेशर है वो नेगेटिव में होता है, हमेशा माइनस में होगा। और प्री मेम्ब्रेन प्रेशर शुड बी हायर देन योर पोस्ट मेम्ब्रेन प्रेशर। तो P2 का जो प्रेशर ये प्री मेम्ब्रेन प्रेशर है। और जो आपका P3 प्रेशर है वो आपका जनाब है, सॉरी I'll just take it up, sorry for that. Okay, so P2 और P3 का जो डिफरेंस है वो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर है। क्लियर? और सर नेक्स्ट, I'll just get some trouble here, I'll just check what is happening. Okay, so next get, हाँ ओके। सो एक्सेस प्रेशर की हम जो बात कर रहे हैं, तो एक्सेस प्रेशर आप जब देखें तो आइडियल योर एक्सेस प्रेशर शुड बी -40 to -60 millimeter per mercury, but it should not go more than the -100 millimeter per mercury. If your excess pressure is above than -100 millimeter mercury, it means the shear rate is increasing in the excess line and there is a chance of hemolysis and destruction of the cells and platelets. तो इसीलिए हम आइडियली -40 to -60 millimeter per mercury इसका प्रेशर रखते हैं। There is a different type of ECMO available. So we'll first talk about the Vino ECMO. So there is a different configuration for the ECMO. This is the respiratory support. So here we talk about the Vino ECMO. It means we are supporting to the respiratory system. So in the respiratory system, we have three configuration. Number one is FEM-FEM. Number two, the femoral jugular, right internal jugular. And number third is bicable lumen. Cannulation. So if you talk the FEM, as earlier I mentioned, but we have to cannulate both the FEM and the both will going to be into the IVC and IVT. As I mentioned, so your excess is lower and your return should be in the right atrium, so that blue blood will suck it and the oxygen blood will going to the lungs and then to the body. फिमोरल जगलर के अंदर आपको, जगलर के अंदर जो अगर आप यूज कर रहे हैं, फिमोरल इज योर एक्सेस एंड जगलर इज योर रिटर्न। So in a jugular you will using the small cannula like a 31.8 centimeter and it will going to oxygenate the blood through the jugular to the system. Number third is a bicable double lumen. So usually some of the patient you can use that bicable lumen cannula, and I'll show you the cannula. See, fem the color you mark is there, jugular cannula is. So jugular cannula के अंदर जो, सॉरी बाइकेबल कैनुला के अंदर सिंगल कैनुला के अंदर डबल लूमन है, जिसके अंदर जो टिप एसवीसी के अंदर है, दूसरी टिप आईवीसी के अंदर है, और जो रिटर्न इसके अंदर पाइप है वो डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड द ट्राइकस्पिड वेल, ताकि ऑक्सीजन ब्लड आपके ट्राइकस्पिड वेल की तरफ पेशेंट को जाए। तो ये एक मैं दिखाया उन्होंने एक सिस्टम, आई जस्ट वांट टू शो यू। सी ब्लू ब्लड गेटिंग इनटू द ऑक्सीजनेटर थ्रू द पंप एंड फ्रॉम द ऑक्सीजनेटर इट गोइंग बैक टू द, तो ये आपकी ब्लड की सप्लाई है। सिमिलरली we'll find the oxygen blood going to the lungs and from the lungs. Now we'll talk about the veno-arterial cannula. So veno-arterial cannula जो है ECMO, sorry veno-arterial ECMO
ड्यूरिंग ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द वीनस सिस्टम एंड रिटर्निंग इनटू द आर्टेरियल सिस्टम। तो यहाँ पे दो जो सिस्टम्स हैं, एंड यूजुअली वीए एक्मो वी आर यूजिंग फॉर सपोर्टिंग टू द हार्ट, ठीक है। और इसकी भी तीन कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर फर्स्ट इज योर पेरिफेरल कैनुलेशन लाइक फेमफेम, femoral vein, femoral artery, and पेरिफेरल कैनुलेशन में आपका जगुलर कैनुलेशन और कैरोटिड कैनुलेशन है, तो लोअर लिम्ब आपकी फ्री है। थर्ड है सेंट्रल कैनुलेशन, पेशेंट जो कि बाईपास पे हैं और वो डिफिकल्ट वीन ऑफ, फिर आप उसको एक्मो की सपोर्ट के साथ पेशेंट के वो भेजते हैं सीटी आईसीयू में, आईसीयू के अंदर। सो देयर इज डिफरेंट कॉन्फ़िगर, यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। पेरिफेरल कैनुलेशन फेमफेम की जो बात करें तो फेमोरल से, ये देखें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दो कैनले हैं, एक फीमोरल वेन से निकाला और फीमोरल आर्टरी में हमने ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हुए पहुंचाया। ये देखिए, ये वो मैकेनिज्म, ठीक है जी। और ये देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है अयोर्टा के अंदर। और इसके जो इश्यूज में आपकी लेग इस्कीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डिस्टल, इसके लिए डिस्टल रिप्रोफियन कैनले की जरूरत होती है, जो 5 से 7 फ्रेंच का कैनल है, जो कि आपको उसको अटैच करना पड़ता है आर्टीरियल कैनले के साथ, और तकरीबन 80 to 120 सेंट मिल्स पर मिनट उसकी फ्लो का लोअर लिम्ब को देना पड़ता है, ताकि आपकी लोअर लिम्ब की जो परफ्यूजन है वो बहाल रहे और ताकि लेग इस्कीमिया में ना जाए। रिट्रोग्रेड फ्लो में जो रिस्क ऑफ एल्वी डिस्टेंशन होता है, पल्मोनरी एडेमा है, पल्मोनरी हेमोरेज है, हाइड्रोलिक सिंड्रोम के चांसेस हैं। तो ये सारे चांसेस आपके फेम वी ए कैनुले एक्मो के अंदर मसाइल आ सकते हैं, जिसको आप ओवरकम करते हैं विद द सिचुएशन। देन पेरिफेरल कैनुलेशन जगुलर कैरोटिड, इसमें आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो रिट्रोग्रेड फ्लो है। रिस्क ऑफ एलवी डिस्टेंशन के चांसेस हैं, पल्मोनरी एडिमा के चांसेस हैं, पल्मोनरी हेमरेज के चांसेस है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी एडवांटेज, इसमें लेग इस्कीमिया नहीं हो सकता, हरकुलिन सिंड्रोम नहीं, क्योंकि आपने लोअर लिम्ब को अपलोड नहीं यहाँ पे किया हुआ। आपकी कैनुलेशन जो जगुलर से ले रहे हैं और कैरोटिड में डालेंगे, यूजुअली वी आर यूजिंग फॉर द पीडियाट्रिक सर्जरी। ये देखें, इसका ब्लड लिया एंड गोइंग इनटू द oxygenator, from oxygenator is going into the carotid। फिर सेंट्रल कैनुलेशन, इसमें सबसे जो बड़ा रिस्क है वो रिस्क एसोसिएटेड विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। वो सेंट्रल कैनुलेशन बिल्कुल चेस्ट, छाती खुली होती है, तो चांस कैनुला डिसलॉज होने के चांसेस होते हैं, मूव करना मसला होता है। लेकिन इसमें सबसे डिसएडवांटेज जो इसके हमने खत्म किए, सेंट्रल आर ए अयोर्टा में सबसे लेग इस्कीमिया नहीं होगा, हरकुलिन सिंड्रोम नहीं होगा, रिट्रोग्रेड फ्लो का इशू नहीं है, रिस्क ऑफ एल्वी डिस्टेंशन नहीं है, पल्मोनरी एडिमा नहीं है, पल्मोनरी हेमरेज है, क्योंकि आप डायरेक्टली राइट एट्रियम को कैनुलेट किया हुआ है, वही पाइप यूज कर रहे हैं जो कि आप बाईपास के दौरान कर रहे थे, और वही पाइप वो कैनुला यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हार्ट प्रॉपरली ड्रेनेज हो रहा है विद आर ए टू एयोर्टा। पर ये है कि वी कांट कीप इट इन द राइट टू दिस सेंट्रल कैनुलेशन, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ सेप्सिस एंड कंटेमिनेशन, कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ जाती है। तो वी विद इन 2 days हमें इसकी स्टर्नम को क्लोज करना होता है, तो वी हैव टू कन्वर्ट आवर सिस्टम इनटू द फेमोरल या जगुलर पे जाना होता है। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट सम फ्यू थिंग्स, नेचुरल लंग वर्सेस द मेम्ब्रेन लंग। अगर नेचुरल लंग का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो 70 मीटर स्क्वायर है, बीएसए जो मसनूई जो इंसान का बना हुआ लंग है, मेम्ब्रेन है, उसकी बॉडी सरफेस की लिमिटेशन है 0.6 to 4 मीटर स्क्वायर है। अल्लाह की जो बनाई हुई जो फेफड़े हैं उनका देखें जी, थिकनेस दे मेम्ब्रेन के इतने 0.5 माइक्रोन, तो बड़ी इजीली जो ऑक्सीजनेशन काम कर सकती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू द इंसान का बना हुआ जो ऑक्सीजनेटर है, मेम्ब्रेन है, लंग है, उसकी जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन 150 माइक्रोन है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देखना, गौर से देखिए कि जो नॉर्मल लंग को जरा ध्यान पे रखें और देखें कैसे ऑक्सीजनेशन जगह लेती है। ये देखें फौरन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, और ये जो आर्टिफिशियल में कितना टाइम लगा, रेजिस्ट कितना हुआ पहुंचने में। तो ये इसमें लिमिटेशन है जो अल्लाह की बनाई हुई चीज में और इंसान की बनाई हुई चीज में। और जो ऑक्सीजन कैपेसिटी, ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन है फॉर विद नेचुरल लंग इज 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से है, एज कम्पेयर टू द मेम्ब्रेन ऑफ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन द मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर इज 400 to 600 मिल्स पर मिनट होता है। इसलिए हम पोस्ट ऑक्सी जो वी एक्मो में देखते हैं कि पोस्ट ऑक्सी इफ अबव देन 400 तो हम कहते हैं कि हमारा ऑक्सीजनेटर इज फंक्शनिंग वेरी वेल एंड फुली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन के कुछ फैक्टर्स हैं ऑक्सीजनेशन के, जिसमें आपके हाइपोक्सीमिया के चांस बढ़ते होने की वजूहात में कुछ सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे एक बड़ा फैक्टर जो है मशीन फैक्टर्स होते हैं और पेशेंट फैक्टर है। मशीन फैक्टर्स में मेम्ब्रेन है, सरफेस एरिया है, थिकनेस है, मटेरियल जो पॉलीमेथाइल पेंटिन वो एक इटसेल्फ है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, मेल फंक्शनिंग हो सकता है, ब्लड फ्लो
प्रॉपर नहीं जा रहा, FiO टू FDO की ऑक्सीजनेशन वहां नहीं हो पा रही, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, वहां पे क्लॉट हुआ है, तो आपकी ऑक्सीजनेशन काम नहीं हो रही। तो पेशेंट फैक्टर में हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट है, जिसमें आपका HB कम है, वॉल्यूम प्री लोड कम है, आफ्टर लोड कम है, टेम्परेचर का इशू है, सेडेशन का इशू है, कैनुला पोजिशनिंग है, डिजोल्व ऑक्सीजनेशन है। तो ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। Summary of the my talk is ECMO circuit has a different component with a different function. The pump create the pressure gradient to maintain the pump flow through the circuit. The membrane and the gas blender are the key element for the gas exchange. Oxygenation depend on the FDO2 and blood flow. CO2 elimination depend on the safe gas flow. Monitoring of the parameter ensure the safety. So I'll try my best to wind up my presentation as much I can. First, and thank you for just listening to me.